हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th में ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। इसका पहला पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। संसाधनों के प्रकार। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है जैव और दूसरा है अजैव। अब इस वीडियो में हम इन्हें विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवों से होती है, जैसे वनस्पति, पशु, मत्स्य जीवन, मनुष्य आदि। अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे चट्टानें हुई, धातुएं आदि। इसी तरह समाप्यता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है नवीकरण योग्य संसाधन, दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। तो नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया या यंत्रों द्वारा दोबारा बनाया जा सकता है। और अगर इसका हम उदाहरण देखेंगे तो जैसे सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा, जो कभी समाप्त नहीं होंगी। दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। इन संसाधनों को बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। यह एक बार प्रयोग के बाद ही खत्म हो जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल आदि। कोयले को अगर हम एक बार प्रयोग कर लेंगे तो उसके बाद दोबारा से कोयला बनने में, चट्टानों को परिवर्तित होने में हजारों वर्षों का समय लगेगा। अगर हम पेट्रोल को देखेंगे तो अगर हम पेट्रोल से एक बार अपनी गाड़ी, कार या बाइक चलाएंगे तो जितनी लिमिट में हमारे पास पेट्रोल होगा उतनी ही डिस्टेंसिंग तक हम अपनी कार को या बाइक को चला सकते हैं, और उसके बाद हमारी जो गाड़ी की टंकी है वो खाली हो जाएगी। उसी तरह स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत संसाधन ये निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, जैसे भूखंड, खेत, घर आदि। सामुदायिक संसाधन ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों के लिए होते हैं, जैसे शमशान, पार्क, तालाब, सार्वजनिक शौचालय आदि। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे खनिज, जल, वन, रेल आदि। हमारा जो पेनिनसुला एरिया है भारत का, जो तीनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, तो वहाँ समुद्र के अंदर 19.5 किलोमीटर तक का जो एरिया है उस पर हमारे ही राष्ट्र का अधिकार है। तो उसमें पाए जाने वाले समुद्र, यानी कि कहने का मतलब है समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जो भी संसाधन हैं उन पर हमारे राष्ट्र का अधिकार है। इसी तरह ये सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं है, हर देश के लिए ही नियम लागू होता है। कहीं कहीं बुक में 22.5 दिया होता है, तो दोनों में से अगर कोई एक ऑप्शन आए तो आप दोनों में से जो ऑप्शन आए उस पर ही टिक लगाइएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इनका नियंत्रण करती हैं। तट रेखा से 200 मील की दूरी से परे महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता, क्योंकि उन पर यही जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका अधिकार होता है। कहने का मतलब है कि जो हमारा ये 19.5 किलोमीटर के दायरे से बाहर कोई भी संसाधन किसी देश की सीमा के अंदर नहीं होंगे तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अधिकार होगा। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। पहला है संभावित संसाधन। वे संसाधन किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं पर इनका उपयोग नहीं किया गया है, जैसे पश्चिम में मौजूद सूर्य की रोशनी। जो हमारा गुजरात और राजस्थान का जो एरिया है, तो वहाँ पर जो सूर्य की रोशनी है उससे संभावनाएं हैं कि हम भविष्य में उस इलाके में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की मात्रा निर्धारित कर चुके हैं, जैसे पेट्रोल, जल आदि। क्योंकि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी पर सीमित मात्रा में है और इतने वर्षों में समाप्त होने की कगार पर है, तो उन्हें हम विकसित संसाधन कहते हैं। तीसरा है हमारा भंडार संसाधन। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में पहुंच से बाहर हैं, जैसे जल। तो जल के अंदर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम अलग कर लेंगे तो हमारे पास जल बहुत बड़े भंडार के तौर पर है। क्योंकि हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी पृथ्वी पर 70% जल है। लेकिन वो एक अलग बात है कि वो जल जो है खारा जल है और समुद्र का जल है, जिसे हम किसी भी यूज़ में नहीं लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास टेक्निक आई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने की, तो हमारे पास बहुत बड़ा भंडार पर्याप्त मात्रा में हमारे पास मौजूद है। अगला है संचित कोष। कहने का मतलब है संचित कोष को हम भंडार का ही एक रूप कहेंगे। ये भंडार का ही रूप है, इसे हम शेविंग के नाम से भी जान सकते हैं।
यह भंडार का ही हिस्सा है, परंतु इसे तकनीकी का प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इसे हम भविष्य के लिए बचा कर रख रहे हैं। हमारी जो आने वाली भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए हम इन संसाधनों को सेव करके रख रहे हैं। जैसे हमारे वन हुए, हमारे डैम जो बनाए हैं, उन डैमों का जो जल है उसको हम भविष्य के लिए संचित करके रख रहे हैं। कोई भी डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।